हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी की आज हमारी क्लास है और जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारा 2024 नया साल जो है शुरू हो रहा है। एंड कुछ लोगों को लग रहा था कि छुट्टी है, बट नहीं, 5 बजे क्लास तो डेली ही होगी। वैसे भी एग्ज़ाम में कितने दिन ही बचे हैं, ये 20 दिन आपको अच्छे से मेहनत करना है। अच्छा, 1 से 2 लोग के कमेंट आ रहे थे कि आप जो है कुछ वीडियोस डालते हो, बट आपको सीडीपी ईवीएस की भी क्लासेस डालनी चाहिए आप सभी के लिए। बट मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस दी थी सीडीपी की ईवीएस की, और आप लोग में से कोई देख भी नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि आई थिंक आपका वो टॉपिक जो है तैयार होगा। बट कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो प्लीज़ बताना। तो कल से हम 2 से 3 क्लासेस करने लगेंगे। और मेरी क्लासेस वो लेंदी वाला नहीं होगा, ऐसी क्लासेस होंगी जिसकी मदद से आपका सीटेट का एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। इतना तो मैं ज़रूर बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी वो सारी चीज़ें ट्राई की हैं। तो आप बताना, मैं उसके अकॉर्डिंग वो सारी क्लासेस भी अरेंज कर लूँगी 2 से 3। और वन लाइनर जैसा कि मैंने बोला है, जनवरी हमारे स्टार्ट हो चुका है, फर्स्ट वीक। इस वीक से ही आपको वन लाइनर भी मिलती रहेंगी, ठीक है। और स्ट्रैटेजी वाली जो वीडियोज़ आती है ना, वो आप ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प करेगा। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चंस आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों को मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इससे कैसे बच सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई छुट्टी नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। अच्छे से मेहनत करना, आप सभी का सीटेट इस बार क्लियर होगा। जैसे ही सीटेट इस बार क्लियर होगा ना, आप बीपीएससी टीआरई में भी अपीयर हो सकेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ तक हमने किया था ना, ये हमने किया था इलेक्टेड मेंबर्स। और कल जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, मोस्टली लोगों ने सही आंसर बताया है इसका। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और आर कॉल्ड काउंसलर्स, मतलब पार्षद। 30 हो गए थे और आज भी हम 30 करने वाले हैं, तो ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और जो लोग एनसीईआरटी पढ़े थे वो खुद बोल रहे थे कि इस पेपर के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो देखिए 31। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, वीडियो को लाइक भी आप लोग करते हो, तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। तो जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाएं, तो आप सभी के सपोर्ट से वो भी पॉसिबल हो जाएगा बहुत जल्द। तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी इस पर। देखिए 31 जो क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, आप सोचो। मैंने पीवाईक्यू 2 सीरीज करा ली है ना। उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको डिटेल भी चाहिए होगी। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो मुख्यमंत्री होंगे, जो अन्य मंत्री होंगे, उनको राज्यपाल ही तो करेगा ना। प्रधानमंत्री किसी को नियुक्त नहीं करेंगे, मतलब इनको नहीं करेंगे, ना ही राष्ट्रपति, ना ही हमारे जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो कौन करेगा? गवर्नर। और आप मुझे बताओ, आप जिस भी स्टेट के हो वहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में, जरूर बताना उनका नाम। तो ये हो गया हमारा राज्यपाल, ठीक है। बाकी जिसको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है या फिर इंस्टाग्राम पे आपको मेरे से क्वेश्चन पूछना है, तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। आप वहाँ से इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ 10 से 15 लोगों का इंस्टा पे रिप्लाई देने का। अदरवाइज इतने ज़्यादा मैसेज आते हैं कि नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ये देखिए 32। अपना स्कोर मुझे ऑनेस्टी के साथ सही बताना, ठीक है। देखो ए और आर कथन दिया गया है और ये ट्रेंड चला हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो आपको अभी से ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करेगा, करता है नहीं करता है, व्याख्या, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। आपको पता ही है, क्योंकि इसकी बोझ से किसानों ने आत्महत्या कर ली है। ये बात सही है या नहीं? सभी लोग बोलेंगे कि सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लोन के वजह से ही तो ये लोग जो किसान होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और ये इनको चुका नहीं पाते हैं। तो यही तो रीज़न है ना। कोई किसान अगर उसके पास बोझ नहीं तो वो क्यों आत्महत्या करेगा? आत्महत्या करने का रीज़न इसने एकदम सही दिया है। तो आप समझ गए ना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दोनों सही है, साथ में व्याख्या भी सही कर रहा है। देखो ये सही कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आप कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बताती हूँ। मान लो यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कि आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या का रीज़न क्या है? कि वो लोन को नहीं चुका पाते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन लिखी होती कि ये तो आत्महत्या कर लिया, दूसरा ये लिखा रहता कि गवर्नमेंट जो है इनके लिए स्कीम भी लेकर आती है। तो क्या वो रीज़न होता? आप मुझे बताओ, क्या वो व्याख्या होता? नहीं होता। उस केस में हम जाते इस पे। बट अभी तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 33। देखिए, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? और नीचे के कूटों को, ये वाले क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस दे देगा, फिर बोलेगा, एक तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा ना सही का बताओ, और कई बार सही की जगह पे नहीं लिख देता है और हम इसको एग्जाम में जल्दीबाजी में स्किप कर देते हैं, तो वहाँ पर गलत हो सकता है। तो इंग्लिश भी देख लीजिए एक बार, आप देख लीजिए, विच काइंड ऑफ लेबर इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ इन इंडिया। तो आई थिंक इसका तो आंसर सभी को पता होगा।
बेगार वाला है, बाकी तो कोई ऐसा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित ये नहीं प्रतिबंधित है, बेगार वाला प्रतिबंधित है, मतलब रोक है। तो हमारा हो जाएगा 2, ठीक है, केवल ए। बेगार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉन्डेड। कैजुअल, एक बात बताओ, डेली बेसिस के काम नहीं होते हैं दिहाड़ी मजदूर वाले, वो तो होते ही हैं। अनऑर्गेनाइज, इसको थोड़ी ना मना किया है लॉ ने, प्रोहिबिटेड थोड़ी ना बाय लॉ इन इंडिया। कौन सा है? बॉन्डेड, मतलब बॉन्ड वाले, कि आप किसी से बॉन्ड करवा ले रहे हो, ये वाला प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने किसी को रखा है घर में काम करने के लिए, अब मैं बॉन्ड करवा लूँ कि तुमको, ये गलत है, ठीक है, और यही प्रोहिबिटेड है। तो हमारा पहला ही है केवल, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दूसरे के साथ जाएंगे। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी तो आप लाइक्स करें, कोई चेंज चाहते हो तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग और क्या क्या चीज़ें चाहते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में 20 दिन बचा है, तो रिवीजन हम अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। और इस बार जितने लोगों का पेपर क्लियर हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं, और आप सभी से मिलने की भी कोशिश हम ज़रूर करेंगे। 34 का क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने के मुख्य क्या वजह हैं, बताइए। ये हमने पढ़ा था पॉलिटी में। क्या रीज़न है इनका एक से अधिक स्तर होने का, लेवल होने का? समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है, या फिर सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर एरियाज, या फिर टू अपीज द प्रिंसली स्टेट्स, मतलब रियासतों को संतुष्ट करना, या फिर ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ द मेन रीज़न क्या हो सकता है? 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ है। अब छोटे कम तो है नहीं ना, समुदायों की संख्या भी तो बड़ी है, तो अधिक स्तर होने का यही तो एक रीज़न है फर्स्ट, ठीक है। चलिए, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी जरूर बताऊंगी। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये आपका जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए, ये तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। 35 है, देखिए आपको यहाँ पर विचार करना है, उसके तुरंत बाद पहले ये पढ़ लो कि क्या पूछ रहा है, ताकि आप उस माइंडसेट से क्वेश्चन को सॉल्व करें। लिखा हुआ है रूढ़िवादिता को पोषित कर रहा है, मतलब रूढ़िवादी को बढ़ा रहा है। जैसे कि कुछ लोगों के घर में होता है ना कि डायरेक्टली बोल देते हैं कि तुम लड़की हो, तुम यहाँ नहीं जाओगी, या फिर तुम लड़के हो, रो नहीं रहे हो। तो ये क्या है? सॉरी, रोते नहीं हैं लड़के, रो नहीं रहे हो, ये तो कभी होता ही नहीं है, मैंने गलत बोल दिया कि तुम लड़के हो के रो रहे हो, तुम लड़के हो के गुड़िया से खेल रहे हो। ये सब क्या है? रूढ़िवादी को पोषित कर रहा है, समझ गए। अब उस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ते हैं। लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं। अब ये कहाँ से सही हो गया? ये तो स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहा है, तो ये तो होगा ही। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मोस्टली हमने सुना है कि लड़के फुटबॉल खेलने में अच्छे होते हैं। तो ये तो चैलेंज कर रहा है, पोषित नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। लड़कियां कोमल होती हैं, अच्छा देखभाल करने वाली होती हैं, ये एक रूढ़िवादी सोच है, और यही लड़कियों को बांध के रखता है किचन से घर में काम करो, सेवा करो, तो ये रूढ़िवादी को पोषित कर रहा है, तो ये भी होगा। लड़के दबंग होते हैं, उग्र होते हैं, मतलब लड़के तेज आवाज़ में बात कर सकते हैं, लड़कियां तो कोमल होती हैं। लड़की अगर तेज आवाज़ में बात करेगी तो बोला जाएगा कि ये लड़की अच्छी लड़की का परिभाषा नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो ये कहाँ लिखा है कि लड़के दबंग हो सकते हैं? लड़कियां भी हो सकती हैं। तो हम जाएंगे ACD के साथ। तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा, चलिए 36 है और हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? 3 नाम मैंने आपको बताए थे, बताइए। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ये 3 नाम आपको हमेशा याद रखना है, और ये हर एक, आप खुद सोचो, 2018 वाले में पूछा था, 2019 में भी पूछा हुआ है, 2022 में भी पूछा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 24 में भी पूछेगा ही पूछेगा। तो कहीं ना कहीं से आपको रिलेट करके चलना है। देखो, इसलिए मैं बोलती हूँ PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्लियामेंट, भारत का जो संसद है, राज्यसभा बनाते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति। विधानसभा थोड़ी ना बनाएगा, हर राज्य में विधानसभा है। तो ABD, तो हमारा 4 ऑप्शन, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चन आए तुरंत उसको नोट कर लिया करो। 37, देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष, तो पूरा चैप्टर ही है पॉलिटी में, आपने देखा होगा पूरा चैप्टर है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था, डिटेल में बताया था कि जो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि आप किसी एक धर्म को समर्थन नहीं दे सकते हो, आपको हर एक धर्म को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू को समर्थन दीजिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम को नहीं। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य को नहीं करना है। क्या नहीं करना है? एक धर्म को समर्थन नहीं देना है। तो ढूंढ लो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही यही होता है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। इस पे पूरा चैप्टर बना हुआ है तो आएगा ही 38। 38 देखिए, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो इन दोनों में से बताना है, ये जो दो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है। मतलब हमारा एकीकृत, अब कुछ लोगों को इंग्लिश भी बताना होगा यहाँ पे। देखिए, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ से संतुष्ट नहीं है तो देन हम जाएंगे हाई कोर्ट में, देन हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये इंटीग्रेटेड है, अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड है। तो दो ऑप्शंस में से इसका क्या, इसको सही तरीके से इसकी व्याख्या कर रहा है ये बताना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। ये अभी मैंने आपको बताया है कि नहीं, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होना, ठीक है। ऊपरी अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझे ये बताने की भी ज़रूरत है। अभी आप ये देख ही सकते हो कि जो अभी इतने सारे 23 में आए हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी, एनओएस डीएलएड, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा क्या वो नहीं मानेगा निचली अदालत? ऑब्वियस ही बात है मानेगा। तो नहीं कैसे बोल सकते हो भाई? तो ये बात तो सही है कि अगर आपको निचली अदालत, मैं हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं जा सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो एकदम सही है, यही तो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए, ठीक है। तीसरे के साथ जाएंगे 39। ये देखिए, ये मैंने कितनी बार बोला था कि घेटोइजेशन ना आए, ऐसा हो सकता है, कितनी बार मैंने आपको बताया था। क्या होता है ये घेटोइजेशन? किसी समुदाय के घेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था नतीजा क्या होता है। घेटोइजेशन का मतलब होता है कि उसका बाकी समाज से अलगाव, ठीक है। बस सही याद रखो, गलत नहीं। घेटोइजेशन हमने चैप्टर में भी पढ़ा था पूरा डिटेल में कि कोई भी समुदाय है उसका घेटोइजेशन हो रहा है, उसका मतलब उसका बाकी समाज से अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। और प्लीज़ ये ज़रूर नोट कर लेना क्योंकि ये स्टेटमेंट में भी पूछेगा। चलिए 40 नंबर पे आ गए। 40 क्वेश्चन देखिए, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्न में से क्या कदम है, और ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो क्या कदम हो सकता है, 4 ऑप्शंस लिखा हुआ है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। यस, क्योंकि इससे क्या होगा कि मान लो कहीं भी अगर दुकान लगा लेंगे तो आने जाने वालों को भी प्रॉब्लम होगी और ट्रैफिक रूल्स भी अच्छे से जो है मैनेज नहीं हो पाएगा। कहीं पे कोई भी दुकान खोल लेगा, तो कुछ इलाके फिक्स होने चाहिए। ठेलों को यहाँ पर लिखा है कि ठेला जो है, जो लोग बेचते हैं उनको सड़कों पे प्रतिबंधित कर दो, मतलब ये कहीं नहीं लगा सकते हैं। क्यों? फिर ये अपना कैसे जीवन यापन करेंगे? ये तो गलत हो गया। जो छोटी दुकान है ना उनको दे दो, छोटी दुकानों को ठेलों की जगह स्थान देना, ये भी गलत है। ठेले और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना, मतलब टैक्स लगा दो, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने पढ़ा भी था कि इनके लिए एक कुछ इलाके तय होने चाहिए। तो हो जाएगा पहला, जिससे कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और इनका भी काम हो सके, ठीक है। फर्स्ट के साथ जाएंगे 41, और ये है एजर्शन रीज़न। और ये मुझे लगता है ना कि सीटेट का फेवरेट पैटर्न बन चुका है। एजर्शन रीज़न ना आए ऐसा होगा ही नहीं अब, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश। चलिए 41 बताइए, 2 कथन दिए गए हैं, दोनों में से बताना है। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। जी हाँ, इमेजिनेशन एंड रियल दोनों ही कहानियाँ होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या दिया है? क्योंकि जो वृत्तांत होते हैं ना वो अधिगमकर्ताओं को विचारों व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। जी हाँ, ये बात एकदम सही है। इसने जो वृत्तांत, मतलब वृत्तांत का मतलब मैं इंग्लिश में एक बार आपको बताना चाहूँगी। सोशल साइंस टेक्स्ट बुक शुड हैव सेवरल नैरेटिव बोथ फिक्शनल एंड रियल, मतलब कि कुछ कहानियाँ जो है रियल होनी चाहिए एंड कुछ फिक्शनल होनी चाहिए, ठीक है, काल्पनिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नैरेटिव्स होते हैं ना वो एनेबल करेगा स्टूडेंट्स को अपनी खुद की आइडियाज़ को समझने में, ठीक है। उनको एनकरेज करेगा इंट्रोस्पेक्शन, मतलब वो छानबीन, खुद से अंतर्निरीक्षण कर सकते हैं, इसमें वो प्रमोट करेगा। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ, ठीक है। चलिए 42, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन तो प्लीज़ ज़रूर बताएं और लाइक करके एक मुझे बता भी सकते हो आप। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहले ही देख लेते हैं, सही चीज़ का बताना है चयन, ठीक है। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए?
स्कूली स्तर पे बात हो रही है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना। यस, इसका उद्देश्य क्या होता है कि हम उनको बच्चों को मतलब बच्चे तर्क कर सकें। ठीक है, पेशेवर बनाना तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो होगा ही। हम राजनीतिक रूप से उनको एक्टिव नहीं करना चाहते हैं कि जाओ तुम धरना करने लगो, लड़ने लगो या पॉलिटी में उतर जाओ, इसलिए नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हम चाहते हैं कि बच्चे सामाजिक रूप से एक्टिव रहें, उनको पता चले कि समाज में क्या हो रहा है, उनका खुद का क्या योगदान है। ठीक है, तो ए बी डी 4 ऑप्शन। 43 देखिए, हम्म 43 देखिए, विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, या फिर समय सीमा, या फिर खुले अंत वाले प्रश्न। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बात क्या हो रही है, मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं और उनके उत्तरदायित्व को हमको बच्चों को समझाना है। समझाने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है? भूमिका निभाओ। जैसे कि हमको बच्चों को राजनीति समझानी है तो हम किसी को सीएम बना देंगे, किसी को हम जो है पीएम बना देंगे, या फिर और किस जनता भी वहाँ पे कुछ लोग बना देंगे, ताकि इस बच्चों को समझ में आए कि पॉलिटिक्स क्या होती है। भूमिका निभाना एक सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है कोई भी चीज़ समझाने के लिए। रोल प्ले, ठीक है, तो दूसरे के साथ जाएंगे। ठीक है ना, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो रोल प्ले ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो गया हमारा दूसरा। 44 देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इतना लेंदी भी है। 44 देखिए, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, लो जो मैं अभी ऊपर बता रही थी वही टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारा संसद है उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, जहाँ पे प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हमने कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल एज्यूम करो पीएम है और जो वरिष्ठ शिक्षक हैं वो उनके मंत्री परिषद हैं। तो यहाँ विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? ये बोलना चाह रहा है कि जो पीएम होते हैं ना, पीएम के अंदर जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होता है, उनको क्या बोलते हैं? तो वही एग्जाम्पल के लिए कि हमारा प्रिंसिपल हमारे क्या है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हम लोग टीचर हैं तो हम उनके मंत्री परिषद। तो ये जो है ना विद्यालयी कर्मचारियों के लिए जो हमने यूज़ किया है मंत्री परिषद, ये क्या है? कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कुछ है विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका बोलते हैं उसको। ठीक है, 4 ऑप्शन। 45 देखिए, 45 में है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मतलब मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्न में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? बात किस चीज़ की हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अपनी कक्षा का आरंभ पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर कर रही है। भूमि से संबंधित जो मामले हैं चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। तो क्या वो नगर प्रशासन की कर रही है, पंचायती राज, निचली न्यायपालिका, या फिर आरक्षण? समझ गए होंगे आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज। दूसरा 46, लेंदी भी क्वेश्चन है ये। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, मतलब आवेगपूर्ण मतलब जहाँ पे बहस होने लगता है, अग्रेसिव होने लगते हैं, तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित है? क्या शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत करा देना चाहिए और बोलो कि चलो ठीक है डिस्कशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। शिक्षक को ऐसे मामलों पर बहुत ही मैच्योरिटी से इसको डिस्कस करना चाहिए ताकि सभी अपने स्वतंत्र विचारों को अच्छे से रख सकें। यस, ये होगा। शिक्षक को जो मतलब शिक्षक क्या करे, जो तेज तेज बोल रहा है उसको डांट दो, या फिर पहले ही इसको काट दो, भाई ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे ही नहीं, बहुत सेंसिटिव सा टॉपिक है। तो ये तो टीचर के अंदर ऐसी क्वालिटी होनी नहीं चाहिए। तो बेस्ट है एक अच्छे से आप डिस्कशन कराइए ना, ताकि सभी अपने विचार को रख सकें। मैच्योरिटी पहले एक तरीके से परिपक्वता से करानी चाहिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आप सब अच्छे से कर लोगे, क्योंकि इसमें पता ही चल जाता है कि सही क्या होगा। चलो 47 देखो। देखिए, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। याद रखना, सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या है और उसकी जिम्मेदारी उसके संदर्भ में बताना है। ये 2 पॉइंट याद रखना, देन आपको सही कथन का चुनाव करना है। चलो, उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। मतलब जो विद्यार्थी के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसके साथ मनोरंजन करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है?
बताइए। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। मतलब अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं देखूंगी कि क्या कौन से मुद्दे हैं, खुद से हम अपने आप को जो है अपडेट रखना चाहिए, ठीक है, एक टीचर को। ये तो ऑब्वियस ही बात है भूमिका। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन से संबंध बनाओ। ये नहीं कि आपने स्कूल को और दैनिक जीवन को एकदम अलग कर दिया है, तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड आप एनवायरनमेंट बनाएं, ये एकदम गलत है, ये भी गलत। बी और सी होगा और कुछ नहीं सही हो सकता इसमें। तीसरा 47 भी हो गया। 48 ये हमारा है 48। फिर से वही जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो देखते हैं 48 में क्या होगा। सही का बताना है। कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किस पर अधिक केंद्रण करना चाहिए। मतलब जेंडर रिलेटेड आप बात कर रहे हो तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए। क्योंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। मतलब कि घर में जो काम होते हैं ना उसका पैसा तो मिलता नहीं है, तो हमें उसको कोई उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। ये कभी नहीं करना है, क्यों नहीं, इवन होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है। लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, ये सिर्फ लगा के इसने सब यहीं पे खराब कर दिया, बीबी खत्म। यह दर्शाने के लिए समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज का प्रयोग करो। देखो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम बोलते हैं ना कि ये वर्ग गलत है, ये वर्ग, वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। और कोई भी चीज़ बोलने से पहले हमको केस स्टडीज़ का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बताना चाहिए कि देखो इस केस में ऐसा हो सकता है, हुआ इसमें ऐसा हुआ, सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो इस पर अधिक फोकस होना चाहिए, तो सी हमारा सही है। चलिए 49 काफ़ी लेंदी सा क्वेश्चन हो रहा है ये भी। 49 देखिए ये भी जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना। याद रखना किस चीज़ की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको अपने दिमाग में रखना। तो बराबरी की बात हो रही है तो राष्ट्रगान ये हो सकता है, ठीक है। बताइए बट राष्ट्रगान से हमारा इसमें कौन सी बराबरी होगी। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए कौन से उदाहरण, मतलब यहाँ से कौन से उदाहरण, तो राष्ट्रीय गान में मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बराबरी हो सकती है, तो ये तो नहीं होगा। ए को पहले ही काट दो, जहाँ जहाँ ए है हटा दो, ये खत्म ये खत्म। सुल्ताना का स्वप्न हमने पढ़ा भी था, तो ये तो होना ही चाहिए। इसे बराबरी की समझ को काफ़ी अच्छे से हम दिखा सकते हैं। एंड मताधिकार आंदोलन, जी हाँ, कि मेल फीमेल सभी को वोट देने का अधिकार है। महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है, जी हाँ, कि कोई महिला है वो दूसरे के हिसाब से नहीं, उसका जो पसंद होगा वो उस हिसाब से कपड़े पहन सकती है, जिसमें भी उसको कंफर्टेबल हो। तो बी सी डी, ए को हटा दीजिए, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें सही हो गया। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 50 क्वेश्चन हो गए अभी तक। 50 का मतलब समझ ही चुके होंगे हम, 31 से कर रहे हैं, तो अपने मार्क्स उस हिसाब से बताना। इसमें लिखा हुआ है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, डिस्क्रिमिनेशन। तो इन तीनों में से किसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो बचपन के अनुभव थे, ये तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि काफ़ी भेदभाव इन्होंने महसूस किया है। महसूस क्या किया है, हुआ ही है इनके साथ, तो ये तो हो ही गया। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया, इसमें कुछ भेदभाव कहाँ हुआ, ये तो एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं ना। तो ए एंड बी हम पहले के साथ जाएंगे, ठीक है। हमेशा फोकस करना क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, भेदभाव के बारे में पूछ रहा है। और संविधान तो हमें बल्कि हमारा हक बताता है ना, कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम यही तो है जो हमें महिलाओं का ही आप देखो पहले, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वोट डालने का अधिकार, ठीक है, ये सब हमें कौन देता है, संविधान। तो यहाँ पे भेदभाव कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए 51 देखते हैं। इसमें भी कुछ पैडागोजी टाइप के ही क्वेश्चन है। भेदभाव के संप्रत्यय, वही डिस्क्रिमिनेशन का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की
समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। तो इन तीनों में से कौन सी गतिविधि उनकी पाठ योजना में स्थान पा सकती है। मान लो उसने डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक पढ़ाया, फिर उसने ये बोला कि ठीक है, जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग हैं उन्होंने क्या क्या अनुभव किए होंगे, इस वाले में उसको बच्चों को मतलब चाहती है कि बच्चे भी इसमें शामिल हों। तो कौन सी एक्टिविटी कराना बेस्ट होगा, बताइए। देख लीजिए इंग्लिश वाला भी एक बार। चलो अब नीचे का पढ़ते हैं। दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, जी हाँ, डिबेट करना तो अच्छा है। और व्याख्या देना कभी भी सही नहीं होता है। हम बच्चों को संलग्न करना चाहते हैं, ना कि बोर करना चाहते हैं। व्याख्या से तो बच्चे सोने लगते हैं। सी है भेदभाव से संबंधित अखबार के, आप जो है अखबार के लेख को भी एकत्र कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ए एंड सी। तीसरा 52 देखिए, समाज विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर दो कथन दिए गए हैं, सही कथन का चुनाव करना है। किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक समाज विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो ओपिनियन होता है ना, केवल एक नहीं होना चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी एक पक्ष को बोल दो कि हाँ हाँ ये सही है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एकदम सही है। गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है, एकदम सही लिखा है। बहुल दृष्टिकोण की समझ क्यों होनी चाहिए, ताकि आप गरीबी और जातिगत जैसे जो मुद्दे होते हैं आप इसको अच्छे से व्याख्या कर मतलब इसकी व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो इसमें आपका व्यू वन साइडेड नहीं हो सकता है, बहुल दृष्टिकोण होना जरूरी है। तो बात एकदम सही है, व्याख्या भी एकदम सही है, पहला सही होगा। चलिए 53 देखते हैं। आप देख सकते हो सारा पैडागॉजी ही आज, क्योंकि 20 लास्ट के 20 क्वेश्चंस पैडागॉजी वाले ही होते हैं। 53 ही है कि 52 है, देख लेते हैं। 53 है, देखते हैं। इसमें भी वही है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में दो कथन पढ़ो और बताओ क्या सही है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो माध्यमिक जो मिडिल स्तर होता है उसके उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और यह पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि बहुत सारे उपविषय को पढ़ना तो ज़रूरत भी है और ये भार भी बढ़ाएगा, बट ज़रूरत है इसलिए पढ़ना भी पड़ता है, तो बात सही है। अब कथन आर में क्या लिखा है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया वह बोधगम्य नहीं है। बताओ, यहाँ पर तो इसने एकदम उल्टा ही बोल दिया कि वो बच्चे के पढ़ने के ही लायक नहीं है। तो ये तो गलती हो गया पूरा कथन, केवल एक सही है। तो तीसरे के साथ जाएंगे। 54, चलिए 54 देखिए। निम्न में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि प्राथमिक द्वितीयक में कोई आपको कन्फ्यूज़न होगा। प्राथमिक मतलब मैंने खुद की अपनी कोई चीज़ लिखी है, कोई अपना मैगजीन निकाला है, आपने उसमें से कुछ उठाकर अपने में छपवा लिया, वो आपका द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि भुज में जो भूचाल के समय की फ़ोटो एवं इसके विवरण, वो तो प्राथमिक है, उसकी जो फोटो उसने खींची होगी वो तो प्राथमिक ही है। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, अब मान लो अकबरनामा आया, अब उस पर एडिटेड वॉल्यूम्स छप गए, तो वो तो द्वितीयक स्रोत हो ही गया। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, दूसरा होगा इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र। मैंने आपको कोई पत्र लिखा, वो प्राथमिक है क्योंकि वो मेरा खुद का ओरिजिनलिटी है। मैंने वो मेरा पत्र अगर आप कॉपी करके कहीं और छाप रहे हैं वो होगा द्वितीयक स्रोत। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी बुक हिंद स्वराज, तो ये भी हमारा प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राथमिक होते हैं कि आपने खुद से कोई चीज़ फ़ोटो खींचा, जैसे आप कहीं घूमने गए, आपने कोई फ़ोटो क्लिक कर ली, अब आपके दोस्त ने उस फोटो को कहीं पे शेयर कर दिया अपने नाम से, तो वो हो गया उसका द्वितीयक, प्राथमिक नहीं है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, द्वितीयक स्रोत दूसरा होगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है, 55 अभी को आया है। मैच ऑफ द फॉलोइंग देखते हैं इसमें। 55 देखो, निम्न को सुमिलित करो और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है विश्लेषणात्मक रूब्रिक, जांच सूची, समग्र परक रूब्रिक। मैंने रूब्रिक को शॉर्ट्स में 1 मिनट में इतने अच्छे से समझाया है। रूब्रिक का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे कि मैंने बच्चों को एस्से दिया और एस्से देने से पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं हैंड राइटिंग पे 1 नंबर दूंगी, और अगर किसी ने प्रोनाउंसिएशन नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको,
हाँ स्पेलिंग कुछ गलत कर दिया तो मैं इस पर हाफ मार्क्स काट लूँगी, मतलब मैंने नंबर डिसाइड किया हुआ है, उसको बोलते हैं रूब्रिक। अब रूब्रिक के आगे लग चुका है विश्लेषणात्मक रूब्रिक, मतलब एनालिटिकल। और चेकलिस्ट का मैं आपको बता देती हूँ। चेकलिस्ट का मतलब कि मैंने कोई चीज़ तैयार की, ठीक है, मान लो मैंने लिखा है कि ड्रेस, नेल, ऐसे ही बच्चों की हैंड राइटिंग, अच्छा बच्चे का ड्रेस सही है, ठीक है, नेल इसने नहीं काटे हैं, कट, ये होता है चेकलिस्ट। और हॉलिस्टिक मतलब ओवर, पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका डिफरेंस भी समझा दिया। तो चलो, तो 55 में लिखा है विश्लेषणात्मक रूब्रिक, चेकलिस्ट एंड समग्र। तो चेकलिस्ट आपको पता है प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक हो गया, दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। तो सबसे पहले तो मैं विश्लेषणात्मक का ही क्लियर कर देती हूँ। इसका हो जाएगा पहला प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए, तो ए का होगा फर्स्ट, ये गलत, ये गलत। और बी का हो जाएगा हमारा तीसरा दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन, और समग्र परक का होगा एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। तो तीसरे के साथ जाएंगे। एक बार इंग्लिश करते हैं क्योंकि हिंदी काफ़ी टफ दी गई है। देखिए, अब देख लीजिए आप लोग। तो 55 का हमारा तीसरा ऑप्शन है एनालिटिकल रूब्रिक कंटेनिंग परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन एंड लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। और चेकलिस्ट का हमारा हो जाएगा बाइनरी स्केल बट डिटेल्ड परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन, मतलब अब मैंने जो चीज़ आपको बताई चेकलिस्ट किया तो ये बाइनरी स्केल है बट इसमें डिटेल परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क्रिप्शंस मिल जाता है, ठीक है। और हॉलिस्टिक आपका ये हो गया सिंगल स्केल है बट डिटेल परफॉर्मेंस डिस्क्रिप्शन है। इसको एक बार नोट जरूर कर लेना क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेशन है। तो तीसरा हो जाएगा 56। देखिए, फिफ्टी सिक्स में लिखा हुआ है कि कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। एक बार इंग्लिश देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सेस द एप्लीकेशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। अच्छा, कॉग्निटिव मतलब आप समझ गए होंगे दिमाग, संज्ञान से रिलेटेड है, और एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग से आधारित है। तो चलो देखते हैं अब अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं इसमें से कौन सा। तो 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, ये हमारा कोई संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन नहीं कर रहा है। बी देखते हैं, आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच अंतर लिखो और एग्जाम्पल्स दो, ये करेगा अनुप्रयोग का, ठीक है। प्रत्यक्ष कर क्या है, इसके भी एग्जाम्पल्स दीजिए, ये भी है। दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए, ये भी है। इसमें क्या है, वन लाइनर कुछ चीज़ें लिख देनी है। इसमें आप कौन सा अनुप्रयोग पहलू का आकलन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो इसमें। बी सी डी में तो हम कर रहे हैं, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। 57, आज के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं। देखिए, निम्न में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक, याद रखना, केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं, मतलब रटे रटाए क्वेश्चंस। बताइए, जलवायु और मौसम की परिभाषा दे दो और बता दो भाई कि मुख्य मौसम कौन कौन से हैं, बता देगा वो तो, ये तो रटे हुए क्वेश्चंस हैं, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी लिखा है कि आज के समय में और महाजनपद के समय में अंतर दो, ये तो रटने वाला क्वेश्चन नहीं है। वनस्पति और प्राणी पे किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये भी रटने वाला नहीं है। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हो, ये भी रटने वाला नहीं है। तो ये तो रटने वाले नहीं है, रटने वाला यही है कि भारत में कौन कौन से मुख्य मौसम हैं, तो हो जाएगा पहला। 58 देखिए, 58 में लिखा हुआ है कि जो आरटी एक्ट है 2009 के अनुसार आकलन प्रक्रमों में विकसित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, और ये तो होगा ही, और क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी करो, बच्चा खुद से खोजबीन कर सके अन्वेषण के द्वारा, ये भी है। और हमको बाल केंद्रित पढ़ाना है, ना कि शिक्षक केंद्रित, ये भी है। ACD ये नहीं होगा कि आपने ज्ञान को स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ दिया है, ठीक है। तो बी खत्म, ACD। तीसरा हो गया। 59 में आ जाते हैं। 59 में है कि विद्यालयों में आकलन मतलब असेसमेंट निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। किस किस कारण से, आप बताइए। एक तो हमको विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा है,
ठीक है। अब विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया है उनको समझने के लिए अब मैं आकलन क्यों करूँगी, ताकि तभी तो मैं समझ पाऊंगी ना कि बच्चों को क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए अब बच्चों को किसी में दिक्कत आ रही है तो मैं तरीके और साधनों का पता करूंगी, तो ये भी है। अब ये नहीं कि शिक्षक विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए इसलिए आकलन हो रहा है, नहीं, बच्चों के प्रति हम उत्तरदायी हैं, ठीक है, ना कि विद्यालय के प्रति। A, B, D तीसरा। एंड यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो जितने लोग भी क्लास छोड़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दीजिएगा, और ऐसे ही क्लासेस आएंगी। बाकी यहाँ पर देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन, कितने सही हैं ज़रूर बताना। निम्न में से कौन से प्रश्न मुख्यतः समाजीय विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष, तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करता है, ठीक है, इसमें से कौन से प्रश्न है वो बताना है। तो अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने के ये थोड़ी ना सेंसिटिव और संवेदनशीलता का योग्यता का विकास का आकलन करेगा कि देख लो भौम जल को पुनः संचित करने की विधि बताओ। भारत में ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इससे सहमत हो? ये होगा। देखो हमें लोगों को संवेदनशील इसलिए भी बनाना है, वो जानवरों के प्रति, हमारे एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील रहें, और ये बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, ये आकलन करता है, तो बी हो जाएगा। और देख लेते हैं, भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या करो, ये क्या हो सकता है? हम संवेदनशील की बात कर रहे हैं ना, तो ये नहीं होगा। राष्ट्र के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, तो आप मुझे बताइए। आई थिंक सी तो होगा, ये नहीं होगा। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर देखिए बी तो हमारा 100% है, ठीक है, तो जहाँ जहाँ बी नहीं है पहले इसको काट देते हैं, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये खत्म, ये खत्म, 2 ऑप्शंस बचे हैं, तो ए तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये भी खत्म, तो बी एंड सी इस तरीके से भी हम कर सकते थे। पहले मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि नीचे कुछ और लिखा है, तो भारत के गाँव के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, ये भी तो है संवेदनशील के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करने के लिए। एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं, यहाँ से कोई संवेदनशील वाला क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, तो बी और सी के साथ जाएंगे, दूसरा, ठीक है। तो जो अभी मैंने आपको बताया ना, जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ने का यही नतीजा होता है कि गलत आंसर करके चले आते हैं, जैसा भी हुआ है, तो इसी चीज़ों से आपको बचना है प्रैक्टिस करते करते, ठीक है, तो बी और सी सही है। तो आपने देखा कि हमने 37 मिनट लग गया 30 क्वेश्चन करने में। कई जगह तो 30 क्वेश्चन कराने में 1 घंटा लगा देते हैं, बट डिटेल में एक्सप्लेनेशन जहाँ करना ज़रूरी था तो टाइम लग ही जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।